हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अभी क्लासेस ऑब्जेक्टिव्स में। और आज मैं आप सबों के लिए 10वीं के इकोनॉमिक्स का जो पहला चैप्टर है विकास, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर लेकर आ चुका हूँ। डेवलपमेंट में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बनने वाले थे, इसलिए मैंने इस चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। इन तीनों में से ये मेरा पहला पार्ट है और जल्द ही मैं इसका दूसरा और तीसरा पार्ट आप लोगों के लिए अपलोड करूँगा। तब तक आप इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप इस पूरे चैप्टर का अगर एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में पड़े हुए लिंक से मेरे यूट्यूब चैनल अभी क्लासेस में जा करके वहाँ पर से आप पूरे वीडियो को बेहतर तरीके से देख सकते हैं। वो मेरा प्राइमरी चैनल है जहाँ पर लाखों बच्चे जुड़ चुके हैं और बहुत सारे बच्चों ने अपनी परीक्षा की तैयारी भी कर ली है। तो आप एक बार उस चैनल पर जाइए, वहाँ पर वीडियो को देखिए, पसंद आने पर वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आइए हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं, लेकिन उससे पहले अगर वीडियो में किसी भी तरह का आपको डाउट है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और कोई भी पर्सनल सवाल आप मुझसे करना चाहते हैं तो मुझे सोशल मीडिया इंस्टाग्राम या फेसबुक पर जाकर के पूछ सकते हैं। तो चलिए हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और वहाँ पर जाकर के सवालों के जवाब को बेहतर तरीके से समझते हैं। पहला प्रश्न है कि विकास में लोग क्या चाहते हैं। यहाँ पर विकास की बात की जा रही है। विकास का शाब्दिक अर्थ होता है कि तरक्की करना, यानी कि डेवलप्ड होना, और इसीलिए इंग्लिश में विकास को डेवलपमेंट कहते हैं। ओके, तो डेवलपमेंट जो है उसमें लोग क्या चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि उनका इनकम ज़्यादा से ज़्यादा हो, यानी कि वो ज़्यादा आय चाहते हैं। दूसरा, वो फ्रीडम चाहते हैं, यानी कि आप जहाँ पर भी काम कर रहे हैं आप ये सोचते हैं कि मुझे संडे को छुट्टी मिले, साथ ही साथ आपको कम काम करना पड़े, ये आपकी इच्छा होती है। तो ये जो इच्छा आपके अंदर है ये तभी मिलेगा जब आपको फ्रीडम मिलेगी। इसीलिए आप जो है स्वतंत्रता चाहते हैं। साथ ही साथ जहां पर भी आप काम कर रहे हैं वहां पर आपकी सिक्योरिटी है कि नहीं, यानी कि आप सुरक्षित हैं कि नहीं, सिक्योर हैं कि नहीं, यानी आप अपनी खुद की सुरक्षा चाहते हैं। ना केवल लोग खुद की सुरक्षा चाहते हैं बल्कि साथ ही साथ जो काम कर रहे हैं उसकी भी सुरक्षा चाहते हैं। यानी कि हो सकता है कि वहां का जो मालिक है, आप जिस जगह भी काम कर रहे हैं, आपको हो सकता है कि वो आपका काम बेहतर नहीं हो और आपको वहां से निकाल दे, तो ये सुरक्षा भी आप चाहते हैं। यानी कि लोग विकास में इन सभी चीजों की डिमांड करती हैं। इसके अलावे भी लोग उचित व्यवहार चाहते हैं, यानी कि रिस्पेक्ट हैं जो भी काम कर रहे हैं, सबके साथ जो समान व्यवहार है वह भी चाहते हैं, यानी कि इक्वलिटी लोगों की डिमांड होती है। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी जो है लोगों की डिमांड रहती है। अगला सवाल है कि विश्व बैंक विकास के लिए देशों का वर्गीकरण करने के लिए क्या मापदंड अपनाता है। विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक जो है वो ये मानता है कि अगर किसी देश का प्रति व्यक्ति आय, यानी कि पर कैपिटा इनकम अगर ज्यादा है तो वह देश ज्यादा विकसित है, और अगर उसका पर कैपिटा इनकम कम है तो वह कम विकसित है। ऐसा कौन मानते हैं? ऐसा विश्व बैंक मानते हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि विश्व बैंक के लिए जो मापदंड है, जो स्केल वो यूज करते हैं कि कोई भी देश विकसित है कि नहीं, इसको मापने के लिए उस स्केल का नाम है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय को निकालने के लिए हम लोग देश में जितना इनकम है, यानी कि कुल आय, एक देश की कुल आय जितना होता है, नेशनल इनकम भी कह सकते हैं, इसको राष्ट्रीय आय भी कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, जितना जनसंख्या है, कुल जनसंख्या से हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो जिन ने मेरा थ्योरी वाला वीडियो देखा होगा उनको पता होगा कि वर्ल्ड बैंक ने 2017 में एक डाटा जारी किया था जिसके तहत अगर कोई अधिक आय वाला देश है तो उसका पर कैपिटा इनकम कितना होता है, और अगर निम्न आय वाला देश है तो उसका पर कैपिटा इनकम कितना होता है। ये मैंने थ्योरी वाले वीडियो में कवर किया था, यानी कि जो एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो है उसमें कवर किया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको पहले से पता है तो जरूर कमेंट करें, और नहीं पता है तो जानकारी प्राप्त करने के लिए आप उस वीडियो को जरूर देखें। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब प्रति व्यक्ति आय है, जो ए नंबर में लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास का उद्देश्य है। सतत का मतलब होता है कंटिन्यूअस, और यहाँ पर सतत विकास को सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट कहते हैं। ओके, तो सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट का उद्देश्य क्या है, वो क्या चाहता है? वो चाहता है कि प्रदूषण में कमी हो। जी हाँ, जो भी प्रदूषण में कमी होगा तभी हम सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट यानी कि सतत विकास को अपना पाएंगे। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होना चाहिए, पर कैपिटा इनकम में भी वृद्धि होना चाहिए, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण भी होना चाहिए। अब आइए सतत विकास को समझने के लिए मैं आपके सामने एक उदाहरण पेश करता हूँ। हमारी दुनिया में अलग अलग संसाधन है, जिसमें से जल एक संसाधन है जिसका प्रयोग हम लोग अपने जीवन को जीने के लिए करते हैं।
ओके, तो जल एक ऐसा संसाधन है जिसके बिना पृथ्वी पर रहना असंभव है। भले ही दूसरे खनिज लवण समाप्त हो जाए, लेकिन जल बहुत ही बहुमूल्य संसाधन है। लेकिन आप अपने आसपास ये देखते होंगे कि पहले जो पानी था वो मान लेते हैं कि 10 फीट की गहराई पर तुरंत निकल जाता था। अगर आपके घर के आसपास कहीं बोरिंग हो रही होगी बोरवेल से, तो हो सकता है कि अब आपके घर के आसपास पानी जो है 100 फीट में निकलता होगा। अगर आप ज़्यादा ग्रामीण एरिया में हैं तो ये आपका 30 फीट से 40 फीट होता होगा। अगर और शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो हो सकता है कि आपके 100 फीट में भी पानी नहीं निकलता होगा, ये और भी नीचे चला गया होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे पास जो ग्राउंड लेयर वाटर है, यानी कि भूजल कहते हैं इसे हिंदी में, ग्राउंड लेयर वाटर जो है वो दिन प्रतिदिन नीचे जा रहा है और हमारे लिए एक संकट खड़ा कर रहा है। मान लीजिए कि हमारे पास सभी संसाधन रह भी जाएंगे, तब भी हम जीवित रहेंगे, तब न संसाधन का प्रयोग करेंगे, तब न रिसोर्सेस का प्रयोग करेंगे। इसीलिए सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट यानी कि सतत विकास का उद्देश्य है कि हम एक ऐसे वातावरण को क्रिएट करें जहां पर संसाधन भी रहे और प्रदूषण तो बिल्कुल नहीं रहे, क्योंकि प्रदूषण फैल जाएगा तो हम उस क्षेत्र में रह ही नहीं सकेंगे। और जितना से ज़्यादा संभव हो सके प्राकृतिक संसाधनों यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज का संरक्षण कर सके, उसे बचाएं। इसीलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2007 में भारत का मानव विकास सूचकांक कितना था। तो ये एक डाटा है, प्रत्येक वर्ष जो है विश्व बैंक माफ कीजिए मानव विकास जो रिपोर्ट होता है, ओके, जिसे हम HDR कहते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये क्या करता है, एक डाटा जारी करता है जिसे हम HDI कहते हैं, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और इसी इंडेक्स को हम लोग हिंदी में सूचकांक कहते हैं। ये एक तरह से सूची है, सूची का मतलब होता है लिस्ट है, जिसमें अलग अलग देशों के नाम लिखे रहते हैं और उनको क्रमांक दिया जाता है, यानी कि रैंक दिया जाता है कि आपको कितना रैंक मिला है। तो 2007 में जो डाटा जारी किया गया था उसमें भारत का मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI की जो रैंक सूची है, लिस्ट है, उसमें भारत को कितना नंबर मिला था। तो भारत 128 के रैंक पर था। अब रैंक, एक बात आप समझिए, रैंक जितना कम रहेगा परफॉर्मेंस उतना ही बढ़िया रहेगा, और रैंक जितना अधिक रहेगा परफॉर्मेंस उतना ही खराब रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि इसमें रैंक इंडिया को 128 मिला, मतलब 128, जो बहुत ही अधिक रैंक है। इसीलिए हम ये मानते हैं कि इंडिया का परफॉर्मेंस जो है मानव विकास सूचकांक यानी कि एक व्यक्ति को बढ़िया करने में बिल्कुल भी सही स्थिति नहीं थी। कब? 2007 में। आगे देखेंगे कि क्या ये सही हुआ कि नहीं हुआ। आगे डाटा से रिलेटेड बहुत सारे सवाल दिए गए, तो इस प्रश्न का सही जवाब 128 हो जाएगा। मानव विकास सूचकांक भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको मैंने थ्योरी वाले वीडियो में कवर किया है। तो मैं आपसे एक बार जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप डिस्क्रिप्शन में पड़े हुए एक्सप्लेनेशन, चैप्टर एक्सप्लेनेशन का वीडियो नहीं देखा है तो उसे देख ले, क्योंकि वहां पर मैंने सारे टॉपिक्स को बेहतर तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन किया था। ओके, तो अगला सवाल है कि कुल राष्ट्रीय आय यानी कि जो टोटल राष्ट्रीय आय है, नेशनल इनकम है, तथा डैश, यहाँ पर डैश में क्या फिल करेंगे, जो हमको भागफल में प्रति व्यक्ति आय मिल जाएगा, यानी कि पर कैपिटा इनकम मिल जाएगा। तो कुल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग करते हैं तो हमको प्रति व्यक्ति आय मिलता है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कुल जनसंख्या। जनसंख्या को इंग्लिश में पॉपुलेशन कहते हैं, और भारत में जनसंख्या को ज्ञात करने के लिए कितना जनसंख्या है, इसके लिए प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना की जाती है। आपको जनगणना के विषय में जरूर पता होगा, प्रत्येक 10 वर्ष में होता है। जो लास्ट जनगणना थी 2011 में हुआ था, और अब हम लोग 2021 में पहुंच चुके हैं, तो 2021 में भी जनगणना शुरू हो चुकी है। 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ थी। अगला सवाल है कि किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। यहाँ पर जितने भी राज्य लिखे गए जैसे कि पंजाब, केरल, बिहार, इनमें से बताना है कि प्रति व्यक्ति आय यानी कि पर कैपिटा इनकम किसका अधिक है। अगर यहाँ बात करें पंजाब की, तो पंजाब का केरल से बेहतर प्रति व्यक्ति आय है। केरल का लगभग जो है 1,40,000 है, और पंजाब की बात करें तो 1,60,000 है। यही अगर हरियाणा की बात करें तो 1,62,000 है, और बिहार का 34,000 के आसपास है।
तो ये अप्रोक्स डाटा हम आपको बताएं, करेक्ट डाटा जो है कुछ रुपीज में और होगा, बट ये अप्रोक्स डाटा है। तो आप देख सकते हैं कि केरल का पर कैपिटा इनकम कितना है, 1,40,000 है, जबकि पंजाब का 1,60,000 है। तो यहाँ पर पंजाब आपका ज्यादा कह सकते हैं प्रति व्यक्ति आय में आगे है, तो पंजाब इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है कि किस राज्य का मानव विकास सूचकांक सबसे ऊपर है। मानव विकास सूचकांक सबसे ऊपर उस देश का होता है जो मानव के विकास के लिए वहां पर रह रहे सभी लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराता है, यानी कि हेल्थ फैसिलिटीज देता है, साथ ही साथ शिक्षा पर ज्यादा बढ़िया ध्यान देता है, ज्यादा से ज्यादा बच्चा उपस्थित होते हैं, निवल उपस्थिति अनुपात जो है वो ज्यादा बढ़िया रहता है। उपस्थिति अनुपात, निवल उपस्थिति अनुपात का मतलब हुआ बहुत सारे बच्चे जो है क्लास में अटेंडेंस पूरा कर रहे हैं। ये सारी चीजें जब बढ़िया रहता है तब जाकर के मानव विकास सूचकांक का रैंक जो है वो ऊपर आता है, और इन सब में से केरल जो है वो सबसे आगे है। इसीलिए एक प्रश्न आपसे कभी कभी सब्जेक्टिव में पूछ देता है कि पंजाब का प्रति व्यक्ति आय अधिक होने के बाद भी केरल का मानव विकास सूचकांक अधिक अच्छा क्यों है। तो उसका कारण ये है कि पंजाब में पर कैपिटा इनकम तो अच्छा है, परंतु वहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं बिल्कुल भी सही नहीं है, वहां की शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल सही नहीं है, बच्चे स्कूल पढ़ने के लिए जाते ही नहीं है, तो निवल उपस्थिति अनुपात भी बेहतर नहीं है। इसीलिए पंजाब के मुकाबले केरल का मानव विकास सूचकांक सबसे ऊपर है भारत के मुकाबले में। तो इस प्रश्न का सही जवाब केरल हो जाएगा। अब यहाँ से प्रश्न है कि 2008 में भारत का मानव विकास सूचकांक क्या था। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग देखे थे HDI, वह भी इंडिया का, और कितना था 2007 में। तो 2007 में हम लोग देखे तो कितना था 128 था। आप रैंक बिल्कुल याद रखिएगा ऐसे करके। 2007 में 128 रैंक पर था। अब पूछा जा रहा है कि 2008 में हमारा रैंक कहां पर गया। तो 2008 में हमारा रैंक बिल्कुल नीचे चला गया, 134 में पहुंच गए, 134 के रैंक पर पहुंच गए। अब सवाल आता है कि हम 134 के रैंक पर क्यों पहुंच गए, क्योंकि रैंक जितना अधिक होगा स्थिति उतना ही खराब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई, स्वास्थ्य व्यवस्था पर उतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, और अगर भारत में मानव विकास सूचकांक को बेहतर करना होता है तो सार्वजनिक क्षेत्र पर निवेश करना पड़ता है, यानी कि पब्लिक फैसिलिटीज को बेहतर करना पड़ता है, जो इस दरमियान बिल्कुल भी नहीं हो पाया था, और इसीलिए मानव विकास सूचकांक में भारत 128 से 134 में पहुंच गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश का मानव विकास सूचकांक सबसे ऊपर है। तो यहाँ पर भारत के पड़ोसी देश का नाम लिखा गया है, जैसे कि यहाँ पर भारत है, नेपाल भारत के पड़ोसी देश है, म्यांमार और श्रीलंका, ये सभी भारत के पड़ोसी देश हैं। तो इन सब में से बताइए कि भारत समेत भारत के पड़ोसी देशों में से मानव विकास सूचकांक सबसे ऊपर किसका है। तो सबसे ऊपर श्रीलंका का है। श्रीलंका भारत का पड़ोसी देश और छोटा देश होते हुए भी भारत से HDI यानी कि मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में सबसे ऊपर है। ओके, इसका एक मेन कारण यह है कि भारत की जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है कि सार्वजनिक सुविधाएं मुहैया कराने के बाद भी सभी लोगों को सुविधा नहीं मिल पाती है, और इसीलिए श्रीलंका जो है हमसे आगे निकल रहा है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस देश का मानव विकास सूचकांक सबसे कम है। अब यहाँ पर सबसे कम किसका है, तो ऑप्शंस आपके पास सेम है, बट आपको बताना है कि कम किसका है। तो यहाँ पर मौजूद ऑप्शन में से सबसे कम किसका है, नेपाल का है, क्योंकि नेपाल में एक भ्रष्ट शासन प्रणाली है, और इसीलिए वहां पर भ्रष्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन एक सही शासन प्रणाली नहीं है, जिससे लोगों को सही लाभ नहीं मिल पाता है, और इसीलिए नेपाल में मानव विकास सूचकांक जो है कम है भारत के पड़ोसी देशों के मुकाबले, भारत समेत। अगला सवाल है कि वर्ष 2009 में भारत का मानव विकास सूचकांक कहाँ था। ऐसे सवाल मैंने जानबूझ के लिए हैं ताकि आपको ये डाटा अच्छा से याद हो जाए। 2007 में 128 था, 2008 में 134 था, और अब सवाल आ गया है 2009। तो 2009 में मानव विकास सूचकांक सेम टिका हुआ रहा 134 पर, वो ना आगे गया और ना ही पीछे गया। तो यहाँ पर स्थिति बनी हुई रही थी, लेकिन फिर भी जो बरकरार है, जो पहले 128 था वो 134 हो चुका था, याद रखिएगा, यानी कि मानव विकास सूचकांक गिर ही चुका था। अब निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है, यानी कि कौन सा ऐसा राज्य है भारत में जहां पर साक्षर जनसंख्या सबसे कम है। तो उसका जवाब है बिहार। बिहार में साक्षरता दर क्या है, सबसे कम है इन सभी बाकी राज्यों के मुकाबले। अगर पंजाब की बात करें तो यहाँ पर 84% लोग जो है वो साक्षर जनसंख्या है,
केरल की बात करें तो 94% साक्षर जनसंख्या है। वही बिहार की बात करें तो 45% लोग जो है वो साक्षर जनसंख्या में आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बिहार का साक्षरता प्रतिशत बहुत ही कम है। अगला सवाल है, इस प्रश्न का सही जवाब सी हो जाएगा कि वर्ष 2013 में भारत का मानव विकास सूचकांक कितना था। अब हम लोग वर्ष 2013 में आ चुके हैं। ओके, तो पहले हम लोग 2007 का देखे थे, 128 था। फिर मैंने 2008 का देखा, इसमें 134 था। 2009 में भी 134 था। नेक्स्ट मूव कर रहे हैं 2013 यानी कि 2013 में कितना था। 2013 में भारत 135 में पहुंच गया, यानी कि मानव विकास सूचकांक और भी कम हो गया। ये सारे डेट्स आपसे इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर मानव विकास सूचकांक गिरता ही जा रहा है। फिर जब उछाल आएगा तो फिर से आपसे पूछा जाएगा। तो मानव विकास सूचकांक में भारत उतना बढ़िया ध्यान नहीं दे रहा है, इसीलिए मानव का विकास नहीं हो पा रहा है। इसीलिए भारत विकासशील देश की श्रेणी में ही बना हुआ है, वो विकसित देश की श्रेणी में नहीं पहुंच पा रहा है। ये भी एक मेन कारण रहता है, आपसे कभी पूछेगा कि भारत विकासशील देश की श्रेणी में ही टिका हुआ क्यों है। अगला सवाल है कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा यानी कि वर्ल्ड में जो कंपटीशन चल रहा है उसके लिए एक सूचकांक जारी किया जाता है, उसका भी एक इंडेक्स जारी किया जाता है। तो इस इंडेक्स जो 2009-10 में जारी किया गया था उसमें भारत का विश्व में कौन सा स्थान था, यानी कि भारत कंपटीशन में कहाँ पर पहुंचा है। क्या वो बाकी देशों से, विश्व से, यहाँ पर वैश्विक मतलब वर्ल्ड से कंपटीशन कर पा रहा है, बाकी देशों से कंपटीशन फीट कर पा रहा है कि नहीं, ये आपको बताना है। तो वो जो इंडेक्स था उस इंडेक्स में इंडिया का जो रैंक था वो 49 था, यानी कि 49 नंबर पर था। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस थोड़ा ठीक है क्योंकि 50 के ऊपर जितना भी रैंक रहता है वो थोड़ा बेहतर रैंक होता है। तो 2009-10 में कंपटीशन के मामले में इंडिया के पास बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है, बड़े बड़े कंपनी है, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज, बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। तो इस तरह से इंडिया कुछ तो डिफीट कर रहा है। तो यहाँ पर प्रतिस्पर्धा में थोड़ा बेहतर परफॉर्मेंस है, लेकिन ये और बेहतर हो सकता था। 25 के और ऊपर रहता तो और भी बेहतर डाटा होता है। अगला सवाल है कि मानव विकास रिपोर्ट में सम्मिलित किया जाता है। मानव विकास रिपोर्ट जब कह सकते हैं बनाया जाता है, विकास रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, मानव विकास रिपोर्ट। तो मानव विकास रिपोर्ट में मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI और मानव निर्धनता सूचकांक HPI, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, इसको भी शामिल किया जाता है। यानी कि इन दोनों को देखा जाता है कि मानव का विकास कितना हुआ और मानव की निर्धनता में विकास कितना हुआ है। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब सी यानी कि A और B दोनों हो जाएगा। अब सवाल को गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर 2009 में पूछा जा रहा है कि चीन एवं श्रीलंका की मानव विकास की स्थिति क्या थी। ओके, तो अभी तक हम लोग केवल भारत की बात कर रहे थे। 2009 में भारत का मानव विकास सूचकांक 134 था, ये इंडिया के लिए है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि 2009 में चीन कहाँ पर था, तो चीन 92 नंबर पर था। और अगर श्रीलंका की बात की जाए तो ये 102 नंबर पे था। तो आप देख सकते हैं कि कहीं जहां इंडिया 134 में है तो चीन जो है वो 92 में है, और अगर श्रीलंका की बात करें तो 102 में है। तो मानव विकास सूचकांक में ये दोनों ही पड़ोसी देश हम लोग से कहीं आगे है और हम इनसे बहुत ज्यादा पीछे हैं। तो इसका सही जवाब ए नंबर हो जाएगा क्योंकि ए नंबर में लिखा गया है 92 एंड 102। ओके, अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि पाकिस्तान, नेपाल एवं बांग्लादेश 2013 में कहाँ था। 2013 में इंडिया कहाँ था, पहले ये आपको डाटा याद रखना पड़ेगा। 2013 में इंडिया 135 में पहुंच गया था, यानी कि रैंक और भी गिर गया था। अब अगर बात करें पाकिस्तान की तो पाकिस्तान 146 में था, यानी कि इंडिया से भी नीचे। अगर आप बात करते हैं नेपाल की तो नेपाल था 145 में, यानी कि ये भी आसपास में ही था। अगर आप बांग्लादेश की बात करें तो ये 142 में था, यानी कि इंडिया से इन सब का रैंक क्या था, नीचे था। वहीं पाकिस्तान का सबसे नीचे था 146। खैर इसकी तो बातें छोड़ दीजिए, ये तो कभी भी आगे ऊपर नहीं आने वाला है। तो इस तरह से पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश का जो डाटा है यहाँ पर दिख रहा है, और इनमें देख सकते हैं कि इंडिया जो है इनसे भी क्या है, आगे है। बट नेपाल की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, छोटा सा देश होते हुए भी जो है, और बांग्लादेश अपने जो जनसंख्या है यानी कि अपनी कम से कम जनसंख्या को भी सही तरीके से पोषित नहीं कर पा रही है, संचालन नहीं कर पा रही है। ये इस डाटा को दिखाता है। मानव विकास में इंडिया से ये सभी पीछे हैं। सी नंबर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। माफ कीजिए, सी यहाँ लिखा गया 146, 145 एंड 142, 146, 145, 142।
अगला सवाल है कि 2001 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता प्रतिशत कितना था। 2001 में पूछा जा रहा है कि महिला का मतलब कितनी महिलाएं जो थी वो पढ़ी लिखी थी। साक्षर जनसंख्या, लिटरेसी रेट कहते हैं साक्षरता को इंग्लिश में। तो उस समय महिलाएं जो थे वो केवल 53% के आसपास पढ़ी थी और एक्यूरेट डाटा है 53.67%। तो 53.67% यहाँ पर लिखा गया है, तो ये इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। डाटा वाला सवाल आपको एग्जैक्ट ध्यान में रख करके याद रखना पड़ता है। तो 2001 में केवल 53.6%, यानी कि आप समझ लीजिए कि भारत की आधे से थोड़े अधिक महिलाएं ही पढ़ी लिखी थी और बाकी किसी कारणवश नहीं पढ़ सकी थी, क्योंकि हमारे देश में पर्दा प्रथा और विभिन्न प्रकार की प्रथाओं का प्रचलन था, जिससे जनसंख्या यानी कि मुख्य रूप से महिला जनसंख्या कम पढ़ी लिखी थी। अगला सवाल है कि 2009 में भारत का मानव निर्धनता सूचकांक। अब 2009 में आपसे इसके पहले हमने HDI पूछा था, अब आपसे पूछ रहे हैं HPI। ओके, HDI का मतलब होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है, यानी कि मानव विकास सूचकांक। 2009 में भारत कहाँ था, 134 पर था। अब आते हैं ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, यानी कि मानव निर्धनता सूचकांक, इसमें 88 नंबर पे थे इंडिया। ओके, तो यहाँ पर 100 से थोड़ा ऊपर रैंक जा रहा है। तो निर्धनता में 88, यानी कि भारत में निर्धनता बहुत ही अधिक था। अब कम नहीं कह सकते, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं 50 के ऊपर का रैंक थोड़ा बेहतर होता है। अगर बेहतर की बात की जाए तो यहाँ पर 88 रैंक था 2009 में भारत का। दोनों ही डाटा साथ साथ रहेगा तो आपको बेहतर तरीके से याद होता चलेगा। अगला सवाल है कि अमेरिका एवं ब्रिटेन। अब सवाल यहाँ पर है कि 2009 में अगर इंडिया 134 रैंक पर था HDI में, तो बताइए कि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे जो विकसित देश हैं, बड़े देश हैं, पावरफुल देश है, ये कहाँ पर थे, जिन्होंने वर्ल्ड वार में भी सहयोग किया था। ओके, वर्ल्ड वार हुआ था ना, विश्व युद्ध 1914, 1918, 1939, 1945, ये आप याद रखिएगा। तो अमेरिका ब्रिटेन ये कहाँ पर था, तो अमेरिका था 13 नंबर पर, और अगर ब्रिटेन की बात करें तो ये 21 नंबर पर था। तो अमेरिका और ब्रिटेन भी जो था 2009 में 13 और 21, 13 एंड 21 नंबर, जो यहाँ पर ऑप्शन है 13वां एवं 21वें नंबर पर मौजूद था। तो यहाँ पर पार्ट 1 खत्म होता है और पार्ट 1 का PDF आप प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए अजीत कुमार ऑफिशियल्स को, जहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारे PDF मिल जाएंगे। और किसी भी प्रकार के पर्सनल सवाल के लिए आप मुझे फॉलो करें इंस्टाग्राम में। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।